तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम 2022 वालों के लिए, जो भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं एग्जाम्स, उन सभी छात्रों का दोस्तों यहाँ पे सेंटर एग्जाम्स हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का दोस्तों क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, अपना आंसर मिलाइए, ठीक है ना। सभी का क्वेश्चन सेम ही रहेगा दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के रहते हैं, क्योंकि बोर्ड से पहले ये इस इंटर सेंटर एग्जाम जो है लिया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पैटर्न भी पता चल सके और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को अंदाज़ा भी लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा, जिसको हम लोग सेंटर एग्जामिनेशन 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये इस तरह का सेट कोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये विषय कोड है दोस्तों, और ऐसी थ्योरी इस तरीके से। ये देखो, ये सारा आप लोगों को जो डिज़ाइन किया गया है, ये सारे बोर्ड परीक्षा जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, एनुअल एग्जाम्स, उसके आधार पे ही ये सारे किए गए हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या ऑब्जेक्टिव में 70 है। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन था कि 70 आएगा या फिर 42 आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटर पे एग्जाम में तो 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा में जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें कितने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड पहले भी ऐसा कर चुका है कि 42 के जगह पे 70 क्वेश्चन, है ना, और 70 के जगह 42 क्वेश्चन वो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना पड़ेगा दोस्तों आगे जो एग्जाम्स होंगे 2023 में, उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चंस आप लोग मिलाइए, जितने भी छात्र एग्जाम देकर आए हैं, या फिर आप लोग का एग्जाम्स है अगर आने वाले दिनों में, तो आप लोग सेम क्वेश्चंस रहेंगे, छाप देना, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि बोर्ड परीक्षा का जो तैयारी है आप लोगों को इस चैनल की ओर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, और 70 में 70 आप लोग आसानी से लेकर आ जाओगे दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव में 50% की तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। इस चैनल की ओर से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होती रहती है, ठीक है। और वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। वेबसाइट पे आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे बिना किसी टाइम गवाए हुए और अपना क्वेश्चंस यहाँ पे तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। उसके बाद सब्जेक्टिव भी बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए, ये खंड अ है दोस्तों, सेक्शन ए। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, ठीक है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का ही आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों सेट नंबर कोड ए का। कहा गया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे 1 जो एफ बराबर निकालोगे आप लोग, P बराबर 1/f। तो यहाँ पे f का मान जो है 20 होगा, और ये मीटर में होता है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया फोकस दूरी। तो यहाँ से 20, तो ये 5 डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव में होती है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग आंसर अब तब तक मिलाओ, हम लोग कभी किसी और वीडियो में दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कितना सही करके आए हो। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होता है। कांच से जल में, जल से कांच में, जल से वायु में, या फिर कांच से वायु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कांच से वायु में। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हैं, सबका सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है, फटाफट आंसर यहाँ पे आप लोग मिलाते रहिएगा दोस्तों, जो भी छात्र एग्जाम्स देकर आए हुए हैं, ठीक है। और जो फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप लोग मिला सकते हो एग्जाम्स में, सेम क्वेश्चंस रहने वाले हैं सभी का, ठीक है। थर्ड नंबर है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की जो क्रिया कहलाती है, उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं दोस्तों, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न हमारे पास कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का परिकिरणन, ये आकाश के नीले रंग का कारण होता है। तो सही उत्तर 4 का सी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर दोस्तों। कहा गया है कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है, ठीक है ना। तो करती में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये क्वांटम प्रकृति का जो है सपोर्ट्स करता है दोस्तों परिघटना प्रकाश की, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लगा के सही उत्तर 5 का डी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस। कहा गया है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव जो होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को अगर धन आवेशित करते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज देते हैं उस पर, तो उसके अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाता है शून्य। क्या होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारे पास 7 नंबर। कहा गया है
कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, सी शून्य हो जाएगा, जीरो करेक्ट। ठीक है, 8 नंबर है हमारे पास कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल अगर टी है दोस्तों और ये महत्तम चाल अगर भी है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v क्यू हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया आपका किसी चालक को ई वेक्टर विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुपात वी का मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वी बराबर ई वेक्टर अपॉन एम टॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जितने भी छात्र लगाए हैं या फिर परीक्षा में यहाँ पे आप लोग सी लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये सभी को आ जाना चाहिए कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है दोस्तों वो शून्य होती है। ठीक है, चलिए काफ़ी सारे छात्र इसका आंसर लगा लिए होंगे। 11 नंबर है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। 10 और 11 दोनों प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसको हम लोग डिक्लेशन बोलते हैं। ठीक है ना, दिक्पात कोण बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, दिक्पात। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यदि एक तार का प्रतिरोध आर होता है और इसको खींचकर अगर हम लोग आधा कर दें व्यास को, इसके व्यास को, तो तार का जो प्रतिरोध होगा नया प्रतिरोध वो 2R के बराबर हो जाएगी। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ए। 13 नंबर है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ये विभवांतर जो है समांतर संयोजन में संधारित्रों के लिए समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है दोस्तों वो आपका 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब पर केजी होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास दोस्तों 15 नंबर। कहा गया है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है, तब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैंने आप लोग को बताया भी है कि द्वितीयक का जो मान होगा वो प्राथमिक से बड़ा होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारे पास कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो 16 का दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ठीक है, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला हमारे पास 17 नंबर। काफ़ी बार मैंने बताया भी है कि जब भी पूछा जाएगा सेम तरीके से यहाँ पे 64, यहाँ पे 5 रहेंगे। आंसर आप लोगों को 20 माइक्रोफैराड मैंने कई बार बताया है कि याद कर लीजिए। 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों 18 नंबर। कहा गया है कि प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता क्या होगी। न्यूनतम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जानते होंगे दोस्तों आप लोग। धारिता के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे संधारित्र के लिए। तो देखिए इसका जो महत्तम मान होगा, अधिकतम जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि 3 संधारित्र दिया गया है। तो 18 माइक्रोफैराड। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी और डी में हम लोग को यहाँ पे पता करना है अब। ठीक है, चलिए अधिकतम का मान आ गया यहाँ पे। अब पूछा गया कि न्यूनतम का, तो न्यूनतम का मान 1/6 1/6 1/6। तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे 6/3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मान 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता 2 और 18 होगा। ठीक है, चलिए 18 का सी। 19 नंबर हमारे पास दोस्तों। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो ये होता है गामा रेज, गामा किरणें। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है।
चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों वो 0 के आसपास होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा है कि बायो सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है। ये सूत्र है दोस्तों, फार्मूला है बायो सावर्ट नियम का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 21 का ए सही है यहाँ पे। 22 नंबर है दोस्तों कि निकेल कौन सा पदार्थ है। निकेल बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। निकेल एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, लौह चुंबकीय। कई सारे छात्र यहाँ पे अनुचुंबकीय लगाए होंगे जो गलत हो जाएगी। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों निकेल। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। अगला हमारे पास दोस्तों कहा गया कि 23 नंबर, एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/20 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/20 या फिर 0.5 मीटर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी 0.05 मीटर, 0.05 मीटर या फिर 1/20 मीटर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 24 नंबर की प्रकाश की एक किरण कांच अपवर्तनांक दिया गया इतना से पानी में संचरण करती है तो क्रांति कोण का जो मान होगा क्रिटिकल एंगल का वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 दूनी 8 3 तिया 9, तो साइन इनवर्स 8/9 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, जो 24 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगी। तो 24 का सही उत्तर सी हमारा हो गया। अगला है हमारे पास दोस्तों 25 नंबर, कहा गया कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर जो होता है वो पाई के बराबर होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पाई हो जाएगा 25 का सी। अगला हमारे पास कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का जो मान होगा वो क्या होता है। तो देखिए एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का वेग जो होता है वेलोसिटी दोस्तों वो समान होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का ए। अगला हमारे पास दोस्तों 27 नंबर कहा गया है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा समानुपाती होती है वो 1/z² के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का डी हो जाएगा। अगला हमारे पास कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे दोस्त 29 नंबर की नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको समांतर क्रम है तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 और ये 4। ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/4 आप लोग निकाल सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा आपको 20/9 माइक्रोफैराड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला है हमारे पास दोस्तों कि मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहा गया कि मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, डिस्टकरण के लिए। तो सही उत्तर इसका भी 30 का सी करेक्ट हो जाएगी। 31 है दोस्तों, कहा गया है कि +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -2.25 जूल, करेक्ट हो जाएगा 31 का सी। अगला है हमारे पास दोस्तों, कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है, शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, शून्य होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 32 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर। कहा गया कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो होगी वो 24 वाट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 33 का डी। ऑप्शन नंबर इसका 33 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सएल बराबर 2πfl। सही उत्तर 34 का ए करेक्ट। अगला है हमारे पास कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया गया है तो प्रति सेकंड तार में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आप लोगों को यहाँ पे भाग दे देनी है 1 एम्पीयर में। ठीक है ना, 1/1.6 × 10⁻⁹
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर ऊपर ये जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का बी सही हो जाएगी। अगला है हमारे पास दोस्तों 36 नंबर, कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में यदि एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान जो होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिर होती है, तो 37 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, तो 38 का बी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं हम लोग, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों वो होता है आपका आर बटा, क्या होता है, आर बटा रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सूत्र है दोस्तों एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का। 40 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक जो होगा वो I साइन फाई होता है। तो सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए फटाफट हम लोग आंसर करते हैं यहाँ पे। 41 से दोस्तों कहा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 41 का बी। 42 है हमारा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है दोस्तों, अधिकतम होता है चुंबकीय ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर शून्य होता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 42 का सी हो जाएगी। अगला हमारे पास कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह ही। ठीक है ना, एन का मान इतना है और पानी वाला एन का मान इतना है अपवर्तनांक का, फिर भी वो व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह ही। तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का ए। 44 है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का 2.42, ग्रेफाइट डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। अगला हमारे पास 45 नंबर के आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास दोस्तों कि दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो दृश्य प्रकाश के जो रंग का कारण हो जाता है वो होता है दोस्तों इसका क्या, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आयाम या फिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दृश्य प्रकाश के रंग का कारण होता है वेवलेंथ, इसका तरंगदैर्घ्य। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास 47 नंबर, कहा कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार्घ होता है दोस्तों ये होता है आपका गोलाकार, स्फेरिकल। तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का भी ए करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 49 नंबर, कहा गया है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है, अर्ध आयु, हाफ लाइफ ऑफ एज बोलते हैं। अगला हमारे पास 50 नंबर के ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों वो आपका घटता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का 50 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 251 नंबर की पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितने अधिकतम दूरी तक इस टावर का जो प्रसारण है वो पहुंचेगा। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा 56 किलोमीटर। सही उत्तर करेक्ट 51 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 52 नंबर की, कहा गया किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान क्या होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा 4F के बराबर। अगला है हमारे पास 53 नंबर के चित्र में धारा I का मान, करंट का मान पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 8 एम्पियर हो जाएगा करेक्ट 53 का ए। लगाइएगा दोस्तों और जो लगा के आए हैं बताना कमेंट्स में कितना आप लोग सही कर पाए हो। 54 नंबर है कि दो बल्ब 25 वाट 220 वोल्ट तथा इतना दिया गया है, इनमें से किसका प्रतिरोध। देखिए दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है यहाँ पे V²/P, इसी को हम लोग बोलते हैं P = V² R। ठीक है, इसका मतलब देखिए दोस्तों
जिसका P का मान कम होगा, P बराबर कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर P का मान दोस्तों यहाँ पे P का मान अगर ज़्यादा होगा तो R का मान क्या होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस का मान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वाट जो है ये पावर का मान है, शक्ति का मान है, तो जिसका कम होगा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रतिरोध, तो 25 वाट वाला का रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोग को बताया कि ये R का जो मान होता है वो इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के। ठीक है, P का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, P का मान अगर घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है 55 नंबर की सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा दोस्तों पोटेंशियोमीटर द्वारा। सही उत्तर 55 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है दोस्तों। ठीक है ना, इन्फिनिटिव होता है इनफाइनाइट। तो सही उत्तर द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटल इज इन्फिनिटी, अनंत। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है, डायनेमो बोलते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं दोस्तों तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला है कि विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है वो कितना होता है। तो विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनाशी व्यतिकरण में पथांतर 2n+1 λ/2। सही उत्तर 59 का सी करेक्ट हो जाएगी। द पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापता है दोस्तों ये ऊर्जा को मापता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 61 नंबर, कहा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर सीरीज होता है दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पे 61 का ए। 62 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है। तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है। अगला है हमारे पास कि पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति जो होगी आउटपुट वो हो जाएगा दोगुना 100 हर्ट्ज। काफ़ी शानदार प्रश्न है, पूछा हुआ है, तो 63 का बी याद रखिएगा। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो उसका नाम है दोस्तों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉट एक्सलेटेड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन 64 का। अगला है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा जो होनी चाहिए वो 500 से 1500 के बीच में होती है। तो ये 1500 किलो हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्तन क्षमता का जो मान होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब घटता है। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 67 है दोस्तों कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार मैंने बताया है कि 6Lm बराबर 5Lg याद रखिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर जाएगा तो ये 6Lm बराबर 5Lg हो जाएगी। तो 67 का ए करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का। सही उत्तर सी। तनुकरण को मापा जाता है डेसिबल में। एटेन्यूएशन इज मेजर्ड इन डेसिबल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास कि 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है दोस्तों, अचालक जैसा, बेड कंडक्टर या फिर कुचालक जैसा। तो सही उत्तर यहाँ पे 70 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसमें से आप लोगों को 35 का ही जवाब देना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में किसी और सब्जेक्ट को लेकर, केमिस्ट्री का। ठीक है, और ये आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो। स्थिर पहला है कि किन्हीं प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। टोटल दो अंक के रहेंगे, टोटल 20 मार्क्स के। पहला है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, देख सकते हो दोस्तों। चालक की प्रतिरोधकता क्या है, एसआई मात्रक लिखना है। शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तन के बीच संबंध लिखे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखे। वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यकता शर्त क्या है। पोलराइड क्या होता है, इसका एक उपयोग लिखना है। सूक्ष्म तरंगे क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, लोरेंज बल क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करनी है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का छः नियतांक कितना है, तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, इसका एक उपयोग बतावे।
देख सकते हैं टोटल यहाँ पे भंवर धारा एडी करेंट्स क्या होती है। ये सारे प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। आप रोक के देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है यहाँ पे। गॉस का प्रमेय, वन विक्षेपण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसके बाद एक प्रिज्म के लिए दिखाना है यहाँ पे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में और लेंज के नियम, ठीक है। गॉस नियम और लेंज नियम में से दोनों एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल फिजिक्स का क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, और बताना दोस्तों कमेंट्स करके कितना आप लोग सही करके आए हो और सेम क्वेश्चंस था या फिर नहीं।